ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहेंगे नाजरीन आपको। नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर स्किल्स डेवलपमेंट का दूसरे मरहले का जो है ना वो कैंप का आगाज़ हो चुका है। इस कैंप के अंदर जो है ना कुछ खिलाड़ियों को बुलाया गया, जिसके अंदर आमिर जमाल, फ़खर जमान, हैदर अली, हुसैन तलत, ख्वाजा नाफे, मेहरान मुमताज़ और कुछ दीगर खिलाड़ी भी शामिल हैं। नाज़रीन अगर हम इन खिलाड़ियों के ऊपर नज़र डालें तो ये तमाम खिलाड़ी मोस्टली हमें नज़र आते हैं वाइट बॉल के अंदर, लेकिन रेड बॉल के हमें खिलाड़ी जो है ना इस कैंप के अंदर नज़र नहीं आ रहे। पहले मरहले के अंदर भी हमने देखा कि वहाँ भी जो है ना हमें वाइट बॉल के प्लेयर्स ज़्यादा नज़र आए, रेड बॉल के प्लेयर्स जो है ना इस तरह हमें नज़र नहीं आए जिस तरह वाइट बॉल के प्लेयर्स हमें नज़र आ रहे थे। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया क्रिकेट एक्सपर्ट्स रामिस हुसैन है। रामिस आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। रामिस किस तरह देख रहे हैं ये कैंप का जो है ना दूसरे मरहले का भी आगाज हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने भी खिलाड़ी जिनको बुलाया जा रहा है उसके अंदर वाइट बॉल्स के प्लेयर्स हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो PSL के अंदर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिन्होंने डोमेस्टिक T20 के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जिन्होंने 4 डे में अच्छा परफॉर्म किया वो हमें इतने ज़्यादा प्लेयर्स हमें नज़र नहीं आ रहे इस दोनों जो है ना कैंप्स के अंदर। बिल्कुल सही बात है। इस हवाले से मेरा ख्याल है ये चीज भी करनी चाहिए थी इनको, लेकिन आप भी वहीं थे, हम भी वहीं पे थे जब आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि अभी हमारा फोकस T20 वर्ल्ड कप पे ही है, क्योंकि हमारी टीम की अभी कंटिन्यूअस व्हाइट बॉल क्रिकेट ही चल रही है। इस साल हमने मुश्किल 2 टेस्ट ही खेलते हैं अभी साउथ अफ्रीका से, उससे पहले जनवरी में हमने 2 टेस्ट खेले थे, तो 4 टेस्ट मैच हमने 1 साल के अंदर ही खेले हैं। तो अभी मुझे ये नजर आ रहा है कि हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं रेड बॉल क्रिकेट पे फोकस करना उस तरह। तो अगर आप देखें तो हमारी जुलाई में बांग्लादेश से सीरीज है T20 की, फिर हमने वेस्ट इंडीज जाना है, फिर एशिया कप है और आगे T20 वर्ल्ड कप भी आना है, तो इनका ध्यान सारा व्हाइट बॉल क्रिकेट में। अच्छा, तो मेरे हिसाब से ठीक है। आपने बताया कि आकिब जे साहब ने जिस तरह मीडिया टॉक करते हुए कहा कि हमारा सारा फोकस T20 क्रिकेट के ऊपर है, जब आकिब जे साहब का अबूरी कोच लगाया गया और वो जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर, तो उससे पहले पाकिस्तान की थोड़ी बुरी परफॉर्मेंस चल रही थी ODI क्रिकेट के अंदर, तो उनसे सवाल ये तब भी हुआ था, तो जवाब उन्होंने ये दिया था हमारा फोकस T20 भी नहीं है, हमारा फोकस ODI के ऊपर है। तो ये आकिब जो सब हमेशा ही ऐसे कहते हैं कि T20 पे फोकस है और वनडे पे फोकस नहीं है, वनडे का टूर्नामेंट हो तो हमारा वनडे पे फोकस है, T20 पे फोकस नहीं है। अब भी आकिब जो सब ये कह रहे हैं, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि आकिब जो सब भी बयान पे बयान अपना तब्दील करते रहते हैं? देखिए अली, बात यह है कि आकिब जावेद साहब हमेशा से जरा इसी तरह जरा बात करते हैं। वो जब हारिस रऊफ का भी एक दफा हुआ था कि वर्ल्ड कप 2023 में बहुत मार लगी थी, तो इन्होंने कहा नहीं हमने तो उसको T20 वर्ल्ड कप का बॉलर बनाया हुआ है, वो T20 फॉर्मेट का बहुत अच्छा बॉलर है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में हमें पता है कि क्या हुआ था पाकिस्तान टीम के साथ, और जब 15 रन डिफेंड नहीं हुए, तो आकिब जावेद साहब की कई बातें भी नहीं समझ आती। तो मेरे हिसाब से तो देखें इस चीज पे क्लैरिटी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें सबसे पहले तो अपनी रेड बॉल क्रिकेट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, हमें अपने टेस्ट मैच बढ़ाने पड़ेंगे। जिम्बाब्वे की टीम देखिए 2 साल के अंदर 21 टेस्ट मैच खेल रही है, हम 2 साल में 13 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो अब देख हमारी क्रिकेट हम देख लें इस तरह जा रही है कि हम हमारा ध्यान तो है नहीं रेड बॉल क्रिकेट पे। दुनिया 3-3, 4-4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलती है, हम 2-2 टेस्ट मैच खेलते हैं। तो जब आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है रेड बॉल क्रिकेट, तो यार अब उस पर क्या ही बंदा फिर कह सकता है इनको। ये तो फिर फैसले करने वालों पे है ना कि वो किस तरह फैसले कर रहे हैं। अच्छा रामिस, किस तरह देख रहे हैं इस कैंप के अंदर? आपको लग रहा है कि पहले भी कैंप यहाँ पे लगते रहे हैं, अभी भी कैंप लग रहा है, वो हावरियाज बॉलर्स को गाइड कर रहे हैं, विकेट कीपर की बात कर लें तो हुमायूं फरद गाइड कर रहे हैं, अगर बैटिंग की बात कर लें तो इमरान फरद गाइड कर रहे हैं, माइक हैसन इस कैंप के अंदर मौजूद नहीं है। तो आपको लग रहा है कि ये जो हमारे कुछ एक्स प्लेयर्स इनको गाइड कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया जा रहा है इनको? देखिए हम लोग कैंप कवर करके आए थे, आप भी मेरे साथ ही थे, 2-3 दिन हमारा विजिट भी हुआ है। तो एक चीज तो नजर आ रही थी जो इनका सिनारियो बेस्ड मैच हुआ है कि ये लड़के एफर्ट तो कर रहे हैं, लड़के मेहनत तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे। और जहां तक देखे ये कैंप की बात आपने की है, पहले भी लगते रहे, बिल्कुल लगते रहे, लेकिन जिस तरह इस कैंप की हाइप हुई है वो पहले आपको कभी बड़े अरसे पहले नजर आती थी, अब वो चीज नजर नहीं आई। मुझे याद है बहुत साल पहले हम देखते थे
थे, रीजनल एकेडमीज होती थी, उसके बाद इस तरह के कैंप्स लगते थे। लेकिन जब बाद में हमने देखा कि स्पिन बॉलिंग के कैंप लगे हैं, बैट्समैनों के लगे हैं, तो वो रिजल्ट हमें उस तरह नहीं मिले। लेकिन अब लड़के भी फोकस नजर आ रहे, डिटरमिन्ड है कि जी हमने करना है। और जिस तरह माइक हेसन की, आगा सलमान की सपोर्ट है, साथ में ये कोचेज जिस तरह काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें इमरान फरद की, तो ठीक है उनका शायद उस तरह इंटरनेशनल में रिकॉर्ड उस तरह नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो अफगानिस्तान की टीम के साथ भी काम कर चुके हुए हैं और रिजल्ट हमने अफगानिस्तान के साथ देखे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो स्पिन बॉलिंग कोच में अब्दुल रहमान के साथ काम कर रहे हैं, जो कि विमेन टीम के साथ भी थे, पाकिस्तान की रेड बॉल के साथ भी अब्दुल रहमान नजर आते रहे हैं। तो ये चीज काफी खुशाइंद है पाकिस्तान टीम के लिए भी कि लड़के फोकस में नजर आ रही है, एफर्ट करते हुए। हो या हुमायूं फरत हो या अब्दुल रहमान हो, ये परमानेंट नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर इसी तरह ही कैंप्स के अंदर जो है ना हमारे खिलाड़ियों की कोचिंग करते रहेंगे, या सिर्फ इसी कैंप के लिए इनको बुलाया गया? देखिए इमरान फरद तो पिछले 1 साल से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और यंगस्टर्स के साथ काम कर रही हैं। इमर्जिंग एशिया कप जो हुआ था T20 का, जो ओमान में खेला गया था, तो इमरान फरद वहां पे भी इन लड़कों के साथ थे। हुमायूं फरद लाहौर रीजन के लड़कों के साथ भी काम करते रहते हैं। अब्दुल रहमान को हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक में तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ इंटरनेशनल में विमेन टीम के साथ, मेंस की टीम के साथ भी वो ऑन एंड ऑफ कंसल्टेंसी कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको स्पिन बॉलिंग पे काम करवा रहे हैं। तो अब ये चीज काफी बेहतर आपको नजर आ रही है पाकिस्तान टीम को लेके, कि पहले ये चीज उस तरह एक्टिवली नहीं थी, और जिस तरह ये एंटिसिपेशन अपनी दिखा रहे हैं लड़के, तो ये चीज काफी जिसे कहते हैं ना कि बेहतरी की तरफ भी लेके जा सकती है। अच्छा रामीज, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का T20 में फ्यूचर आप किस तरह देख रहे हैं? दोनों खिलाड़ी बिग बैश भी खेल रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास होगी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। अगर अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे देते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपको लगता है कि इनको कंसीडर किया जाएगा आगे एशिया कप के लिए? देखिए अभी तक तो बाबर और मोहम्मद रिजवान का कोई फ्यूचर नजर तो आ नहीं रहा, जो कि हकीकत है। जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने बांग्लादेश की सीरीज में दिखा दी है, और आगे माइक हैसन और आगा सलमान की तरफ से यही बात जो हमें समझ आ रही है, कंटिन्यूएशन ही रखनी है इन्हीं लड़कों की। इन्हीं लड़कों को हमने बैक करना है, इन्हीं लड़कों को सपोर्ट करना है। न्यूजीलैंड सीरीज से देखे ये फेल हुए, लेकिन इनको ड्रॉप नहीं किया गया, बांग्लादेश सीरीज में चांस दिया गया। और जहां तक आपने बात की बाबर और मोहम्मद रिजवान की, नो डाउट बहुत जबरदस्त प्लेयर्स हैं, इनकी सर्विसेज है, बट देखें काम ऐसे नहीं चल सकते ना अली भाई, अपनी गेम को चेंज तो करना पड़ेगा ना आजकल की सिचुएशन के मुताबिक, आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक। तो देखा जाए तो एशिया कप में तो नहीं, हाँ वर्ल्ड कप के लिए आप कुछ नहीं कह सकते, नजर आ सकती हैं अगर ये अपनी परफॉर्मेंसेस, अपने स्ट्राइक रेट्स पे जो इन पे क्रिटिसिज्म है। अब बाबर आजम के बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सिडनी सिक्सर्स ने इनको पिक किया, और वो भी प्री साइनिंग पिक है, प्री मतलब जिसे हम कह सकते हैं ना, तो वो पिक है। मोहम्मद रिजवान को लेके मेलबर्न रेनेगेड्स का जिस तरह बयान आ रहे हैं कि हम करना चाह रहे थे, तो अब सवाल ये उठता है कि ये खुद करना चाह रहे हैं अपनी गेम को बेहतर या नहीं। बाबर आजम की देखिए जहां तक बात है, तो 2 दिन उन्होंने कैंप अटेंड किए, वो पहले ही बता चुके थे कि मैंने आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना है, तो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए कैंप में अवेलेबल होऊंगा। उसी में उनकी आपने वो वीडियो भी देखी होगी वर्टिकल बैट वाली, वो जिसमें ये स्पीड के दिखा रहे हैं कि किस स्पीड से उनका बैट आता है। तो ये चीजें हैं कि कोशिश वो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब इसके रिजल्ट हमें नजर आएंगे 1 आधे महीने बाद। हम देखे अली भाई, हमारा मसला ये भी है हमारे लोगों का, हम कहते हैं कि हमें जल्दी से रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट आने में भी टाइम लगेगा। हम हमेशा से ही 10 साल पीछे चलते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट से, तो जो दुनिया 2015 अब हम वो 2025 में कर रहे हैं। लेकिन तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज का हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, हमारे प्लेयर्स को टाइम चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हर दूसरे दिन तब्दीलियां आ जाती हैं, हर दूसरे दिन कोच चेंज हो जाता है, हर दूसरे दिन कप्तान चेंज हो जाता है, हर दूसरे दिन जो है ना हमारा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चेंज हो जाता है। तो फिर किस तरह हम बेहतरी लाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर? देखिए ये एक सबसे बड़ा सवाल है पीसीबी के अंदर बैठे हुए लोगों पे, ये सबसे बड़ा सवाल है चेयरमैन साहब पे, ये सबसे बड़ा सवाल है सिलेक्शन कमेटी और बाकी सब अफराद पे के ये अपने आप को टाइम देना चाहते हैं। देखिए हमने 2024 में इसका कितना नुकसान उठाया, हमने गैरी कर्स्टन जैसा कोच बुला के हमने उसे एक टूर्नामेंट की बेस पे ही फारिग कर दिया। हमने जेसन गिलिस्पी के साथ जो किया मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो पूरे मीडिया ने देखा है कि उसके साथ क्या हुआ, उसके तो पैसे तक नहीं दिए अभी तक इन लोगों ने। तो क्या है वो कहना कि यार थोड़ा सा आपको भी इस चीज को देखना पड़ेगा कि आप तैयार
तैयार हो कि नहीं इस चीज के लिए? अगर ये लोग तैयार हैं कि देखिए बांग्लादेश की सीरीज हो या वेस्ट इंडीज की सीरीज हो, रिजल्ट्स अगर हमारे हक में नहीं आता, लेकिन एक प्रोसेस तो चलेगा ना। आपने ये प्रोसेस पे चलना है मेरे हिसाब से। तो देखें, आपको इस चीज पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। बाबर रिजवान की बात की, इवन मैं तो कहूंगा इस कैंप में तो शाहीन का नाम नहीं नजर आया, जो मेरे लिए बड़ा लम्हा फिक्री है कि शाहीन अफरीदी क्यों नहीं अभी तक हमें नजर आ रही है। पाकिस्तान में इस टाइम नहीं है ना, आउट ऑफ कंट्री है, इंग्लैंड के अंदर है, तो वो किस तरह कैंप के अंदर आते हैं? सर देखें, जो जिसको कैंप के लिए इनवाइट करना है वो कहीं से भी आ सकता है। अगर बाबर आजम कोई रोक सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, तो क्या शाहीन अफरीदी को नहीं बुला सकती? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा रामीस, मैं आपसे पूछना चाहूंगा मोहम्मद नईम के बारे में। लाहौर कलंदर की जानिब से वो खेल ले पीएसएल के अंदर, बेस्ट प्लेयर भी इमर्जिंग करार पाए, लेकिन उनको इस कैंप के अंदर हमें नहीं नजर आ रहे, उनको नहीं बुलाया गया। मोहम्मद फाइक को कंसीडर कर लिया गया, हालांकि पीएसएल के अंदर उनको कोई मैच नहीं खिलाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा वो जरूर रहे हैं। डोमेस्टिक के अंदर नेशनल T20 के अंदर कंसिस्टेंटली 2 साल के अंदर उन्होंने 200 जरूर किए। तो किस तरह आप देख रहे हैं मोहम्मद फाइक और मोहम्मद नईम को? देखिए, जहां फाइक को आपने बुलाया, नो डाउट एक्सेप्शनल टैलेंट है, बड़ा जबरदस्त खेलता है लड़का, अपनी गेम पे काम किया है। इसी तरह नईम ने बड़े स्टेज पे परफॉर्म किया। नईम ने फाइनल में या जितने भी पीएसएल के बड़े मैच है, देखिए हम अपनी टीम की सिलेक्शन पीएसएल की बेस पे करते हैं। हम हर साल एक बात करते हैं कि हमें पीएसएल से ये प्लेयर मिल गया, वो प्लेयर मिल गया। तो आपको रिवॉर्ड देने के लिए नईम को इस कैंप में बुलाना चाहिए था। ये बहुत जिसे कहते हैं ना कि गलत हो गया इन लोगों से। नईम को कंसिडर करना चाहिए था। आप उसको ना पाकिस्तान के लिए करते हैं, लेकिन उसको इन्वायरमेंट तो दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट की तैयारी कैसे होती है, अपने आप को रेडी आप कैसे करते हो। तो मोहम्मद नईम को मेरे हिसाब से करना चाहिए था। वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त टैलेंट है उसको, मतलब उसके पास सब शॉट्स हैं, और सबसे स्पेशल बात है कि उसके पास टाइम होता है। वो कोई वो नहीं है कि जैसे हम रोहित शर्मा या इंजमाम को कहते हैं ना कि इनके पास एक एक्स्ट्रा एक आधा सेकंड होता है शॉट के लिए, तो नईम के पास वो चीज है। नईम बहुत जबरदस्त प्लेयर है, नईम को इनको करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। ये एक जिससे वही वाली बात है ना कि पिक एंड चूज, इनसे भी गलतियां हुई हैं इस कैंप में। बिल्कुल। अच्छा रामी साहब से आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, बांग्लादेश सीरीज़ है, उसके बाद हमारी वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ है, तो किस तरह देख रहे हैं? शहनशाह अफरीदी की वापसी हो रही है, सुफियान मुकीम की भी वापसी हो रही है, तो सलमान अली आगा की कैप्टनसी को आप किस तरह देख रहे हैं कि लास्ट सीरीज़ के अंदर बड़ी आउटस्टैंडिंग उन्होंने कैप्टनसी की। एक मैच के अंदर हमने देखा कि 8 बॉलर को उन्होंने यूटिलाइज किया है। दिन ब दिन आपको लग रहा है कि सलमान अली आगा अपनी कैप्टनसी के अंदर अपने आप को इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं अपने अंदर? देखिए, अली भाई, आगा सलमान को फ्री हैंड दिया गया नजर आता है। उनकी माइक हेसन के साथ जिस तरह की केमिस्ट्री है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड से दोनों साथ चल रहे हैं, वहां वाइस कैप्टन थे और ये यहाँ पे पाकिस्तान टीम के कप्तान है। एक तो ये भी नहीं समझ आई कि जो पाकिस्तान टीम का कप्तान है वो फ्रेंचाइज में कप्तान नहीं है। खैर ये एक अलग डिबेट है, लेकिन अगर हम देखें तो इनकी केमिस्ट्री आपस में बड़ी है ना। पाकिस्तान टीम के वो कप्तान थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, शादाब खान। बस यही देख रहे क्रिकेट आपकी किधर किस तरह चल रही है। बहरहाल हम इस पे भी नहीं जाते, ये गलत बहस है। बट अगर हम देखें माइक हेसन और आगा सलमान की जो केमिस्ट्री हमें नजर आई है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशंस, जब पाकिस्तान टीम की बांग्लादेश की कैंप लगा था और इवन जो T20 सीरीज थी, तो वो बहुत बेहतर है। और सलमान अली आगा जिस तरह का कॉन्फिडेंट आदमी लगे हैं, आपने भी उनसे सवालात किए थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब पाकिस्तान टीम जीती थी सीरीज, मैंने भी किए थे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, ये हम लोग नहीं कह रहे बल्कि इवन इंटरनेशनल कोचेस भी कहते हैं। अगर मैं जेसन गिलिस्पी की बात करूं, उनसे बात हुई तो वो भी ये कहते हैं कि आगा सलमान एक वो हमें कूल ही नजर आते हैं, जिस तरह MS धोनी हमें कूल नजर आते थे। बिल्कुल ऐसे ही है कि और वो हर चीज को लेके पॉजिटिव रहती है कि जैसी भी गेम है, कोई भी सिचुएशन है, तो वो कहते हैं नहीं हमने पॉजिटिव रहना है, हमने हर चीज में से पॉजिटिविटी देखनी है। ये उनको सबसे अच्छी चीज है। और जिस तरह उन्होंने 3-0 हराया है बांग्लादेश को, पाकिस्तान क्रिकेट में देखिए ये चीज बड़ी बेटर करती है कि कप्तान क्लीन स्वीप कर गया, अच्छा कर गया, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाती है, बैकिंग मिल जाती है। तो अब सलमान अली आगा के लिए सबसे बड़ा टेस्ट जो होगा वो होगा बांग्लादेश की स्लो एंड लो पिचेस पे, कि वहां पे पाकिस्तान की टीम कैसी अप्रोच लेके चलती है, कैसी परफॉर्मेंस देती है। क्योंकि देखिए अगर अभी जीते हैं फिर हारेंगे तो लोगों का रिएक्शन सबको पता है कि कैसे आएगा। वेस्ट इंडीज की सीरीज बड़ी क्रूशियल होगी इस हवाले से कि वेस्ट इंडीज की टीम T20 में तो नो डाउट अच्छी है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेज उस तरह नहीं है, लेकिन वो
टीम बहुत जबरदस्त है, तो आपके लड़कों को तैयारी अच्छी मिल सकती है। अब ये देखना होगा सलमान अली आगा बाकी कंडीशंस में कैसी कप्तानी करते हैं। न्यूजीलैंड में तो उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की, ठीक है रिजल्ट्स हमारे हक में नहीं गए, बांग्लादेश की सीरीज बहुत जबरदस्त गई, तो अब ये देखना कि वो किस तरह लेके चलते हैं टीम को। वो अपने प्लेयर्स पे बहुत बैक कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने खुद कहा था कि हसन नवाज को मैंने प्लेयर, मेरा मैच विनर है, मैंने इसको प्लेयर बनाना है। तो ये अब चीज को हमने देखना पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद तो अच्छी की है। इंशाल्लाह देखा जाएगा सलमान अली आगा बांग्लादेश के अंदर किस तरह कप्तानी करते हैं, उसके बाद वेस्ट इंडीज के अंदर किस तरह कप्तानी करते हैं। बहुत शुक्रिया रामिस, हमें आपने कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट रामिस हुसैन। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें, हमारा अगला टूर है बांग्लादेश सीरीज, उसके बाद वेस्ट इंडीज टूर है, तो दोनों टूर के ऊपर हमारी टीम ने T20 मैचेस खेलने हैं। यहाँ पे 3 T20 मैचेस खेलने हैं, वहाँ पे पहले 3 T20 और 2 ODI मैचेस थे, लेकिन उनको ODI को भी अब T20 के अंदर जो ने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि आगे एशिया कप आ रहे हैं, एशिया कप के बाद फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, तो T20 मैचेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादा फोकस कर रहा है। सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम के नए कप्तान है। दूसरे असाइनमेंट थी, पहले असाइनमेंट में वो नाकाम हुए, दूसरे असाइनमेंट में वो कामयाब हुए, उन्होंने वाइट वॉश किया बांग्लादेश सीरीज को। बांग्लादेश के अंदर जाना है, वहाँ थोड़ा सा सलमान अली आगा और पाकिस्तान टीम का कड़ा इम्तिहान होगा। पिचेस को काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुख्तलिफ होती हैं, कंडीशन थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। सलमान अली आगा किस तरह परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन वहाँ पे किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये अब वक्त ही बताएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।